नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो कोई वॉर हो, चाहे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, इंटरनेशनल या नेशनल, अगर वो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या आपके बिजनेस और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो ज़रूर डिस्कस होगा, यहाँ पे ज़रूर उसे एनालाइज किया जाएगा। ऐसे वीडियोस को रोज़ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जो आज का सबसे पहला आर्टिकल है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये है यूएस और चाइना के बारे में। इंडिया पाकिस्तान वॉर तो हम बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं, बट इतने दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए हैं, स्पेसिफिकली पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें से इंडिया भी एक पार्ट है जो आगे डिस्कस होगा। यहाँ पे यूएस और चाइना ने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वॉर इस टाइम पे चल रहा था वो था टैरिफ वॉर, और इसमें एक ट्रूस के लिए अग्री किया है। यूएस और चाइना ने 90 दिन के लिए टैरिफ को रिड्यूस कर दिया है, जो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाए थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि ये क्या है और इससे इंडिया को क्या भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम बोल रहे थे कि चाइना पर बहुत बड़ा टैरिफ है 150% का, तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो क्या अब इंडिया की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं? क्या जो हम इतना ज़्यादा होप लेकर के और ऑप्टिमिज्म लेकर के बैठे थे, क्या अब सब पर पानी फिर चुका है? आइए जानते हैं आगे। यूएस और चाइना टेम्पररी क्या करने वाले हैं? टैरिफ को कम करने वाले हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे। ये रैचेट डाउन करना चाहते हैं, ट्रेड टेंशन को कम करना चाहते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है ये, और 3 महीने का इन्होंने क्या रखा है डेडलाइन, 90 दिन तक इनका ओवरऑल जो इन्होंने डिसाइड किया है कि टैरिफ हमें कम करना है, ये एप्लीकेबल होगा 90 दिन तक। यूएस 145% का टैक्स लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था चाइना पर, अब वो घट करके 30% हो जाएगा, इंक्लूडिंग जो फेंडरल से रिलेटेड रेट्स लगाए गए थे। तो 14 में से ये एक्टिव है। और 125% का टैक्स चाइनीज गवर्नमेंट ने लगाया था यूएस के गुड्स पर, जो अब गिर करके आ जाएंगे 10%। तो यूएस कितना लगाएगा? 145 से हो गया 30, और चाइना अब कितना लिवाई करेगा टैक्स? 125 से 10%। तो इनका कहना है कि हम अग्रीमेंट में हैं, कोई भी साइड नहीं चाहता है कि कुछ डिकपलिंग हो, और बहुत रॉबस्ट और प्रोडक्टिव डिस्कशंस हो रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो इतना ज़्यादा खुश हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे यूएस अभी भी इंसिस्ट कर रहा है कि हम चाहते हैं कि चाइना में यूएस के गुड्स हमें दिखाई दें, चाइना पहले से ज़्यादा यूएस के गुड्स को इंपोर्ट करे। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूएस के लिए चाइना के साथ, वो है डेफिसिट का। यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, जिसके साथ उसका सबसे बड़ा डेफिसिट है। मतलब यूएस उसको बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है और रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। तो इनका ये कहना है कि टैरिफ रिडक्शंस नहीं अप्लाई करते हैं सेक्टोरल ड्यूटीज़ पर जो इम्पोज किए गए थे यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स पे। एंड कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में लगाए थे पिछले टर्म में, उसको भी माफ़ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो इस बार जो टैक्सेस लगे हैं वो सारे अब हमें कम कर दिए हैं, और ये एप्लीकेबल है 14 तारीख से। तो यहाँ पे चाइना का कहना है कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, और हम लोग आगे भी वैसे इसी प्रिंसिपल पे चलना चाहेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेंगे किसके साथ? यूएस के साथ। तो ये डी एस्केलेशन, ये वर्ड अब यहाँ पे भी यूज हो रहा है। डी एस्केलेशन आया है जब रीसेंट डेटा ये दिखा रहा था कि जो ट्रेड है इसमें काफ़ी बड़ा स्लम्प आया अक्रॉस पैसिफिक ओशन। दोनों कंट्रीज ने रिपोर्ट किया कि सब्सटैंशियल प्रोग्रेस है डिस्कशंस में, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत तेजी आई। यूएस मार्केट आप देखो, इंडेक्स 4% बढ़ गए हैं यूएस में। हालांकि इंडियन मार्केट्स में भी इंडेक्स बहुत बढ़िया मतलब रिटर्न दे रहे थे कल, लेकिन उसका रीज़न इंडो पाक वॉर था, ना कि ये ट्रेड डील। तो इनका ये कहना है कि ट्रंप ने पोस्ट किया कि 80% का जो टैरिफ है ना चाइना पर, ये एक सही टैरिफ लगता है। अगर हम लोग आगे सोचें तो इनके बारे में, अगर हमें अगर इनके ऊपर टैरिफ लगाना है तो। बाकी इनका ये कहना है कि ये अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत इंसिस्ट करेंगे कि बैलेंस ट्रेड होना चाहिए। ये वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस ट्रेड, मोर गुड्स इन यूएस, और थोड़ा एक फ्री इकोनॉमी ओपन, चाइना फ्री करे अपनी इकोनॉमी को, ओपन करे टू अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ों पे यूएस अभी भी इंसिस्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब इसके इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहला इम्पैक्ट हम देखते हैं, यूएस चाइना का जो टैरिफ ट्रूस है, क्या इससे इंडिया का भारी नुकसान हो सकता है? तो इंडिया का जो एज है ना, जो एडवांटेज था हमारे पास, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो गया है। यस, तो इंडिया के पास पहले एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। यूएस चाइना ने ट्रेड ट्रूस साइन किया, ये तो अभी हमने पढ़ लिया है। टैरिफ एडवांटेज जो था, जैसे कि पहले इंडिया पे 10% का टैक्स लग रहा था, तो चाइना पे लग रहा था 145% का टैक्स। अब वो घट करके चाइना पर कितना हो गया है? 30%। तो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा मार्जिन था हमारे पास एडवांटेज का, वो मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो 90 दिन तक तो ये रहने वाला है। तो फॉर नाउ इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास
के ऊपर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया था 2 अप्रैल को। एंड अजय श्रीवास्तव एक एक्सपर्ट हैं दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक के ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जिसका नाम है, तो उनका ये कहना है कि अभी भी इंडियन गुड्स पर टैरिफ कम लग रहा है चाइना से। अगर आप चाइनीज़ इंपोर्ट्स को कंपेयर करो तो ये एक अभी भी गैप है, लेकिन ये गैप अब बहुत कम हो चुका है। तो जो बहुत मेजर अट्रैक्शन था कहीं ना कहीं वहाँ पे अब कह सकते हो कि इंडिया इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो इंडिया और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जिससे वो इन्वेस्टमेंट्स को चाइना में लेकर आए, लेकिन इसके बारे में और डिटेल हम लोग डिस्कशंस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले फ़ोन कंपनीज़ की बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है स्पेसिफिकली आईफोन की देखो इंडिया में चल रही है, तो क्या अब ये इंडिया में नहीं आएंगे? क्या मेक इन इंडिया अब जो है ये मेक इन चाइना हो जाएगा अमेरिकन कंपनीज़ के लिए? तो यूएस ने डिसीजन लिया 90 डेज़ तक एक ट्रूस साइन करने का, पॉज करने का टैरिफ्स को। तो यहाँ पे क्या इंडिया में जो प्रोडक्शन सेटअप होने वाले थे अभी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन्स का, अगर आप देखो तो इंडिया में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, या फिर उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स का भी। इंडिया के पास अभी भी 20% का टैरिफ आर्बिट्राज है, जिससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, ये इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स का कहना है। इंडिया एक ऑल्टरनेट है एक ग्लोबल सप्लाई चेन का, जो चाइना +1 जिसके हम बात करते हैं। कंपनीज अभी भी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहती है चाइना के ऊपर से, तो अभी भी इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। डिस्पाइट जो अग्रीमेंट हुआ है चाइना और यूएस के बीच में जिनीवा में, यहाँ पे आप ये देखो कि इंडिया के पास अभी भी 20% का तो एडवांटेज है ही है। हमारे पास 10% का टैक्स है, उनके ऊपर 30% का टैक्स है। तो यहाँ पे एक तो गलत सीन ये हो सकता है कि आप ये देखो एक सिनारियो जहाँ पे यूएस और इंडिया ट्रेड साइन करे ही ना कोई एग्रीमेंट, जो और वापस हमें 26% का हम पर टैक्स लगने लग जाए और चाइना और यूएस कर लें, ये वर्स्ट केस सिनारियो है। तो ऐसा तो हमें होता हुआ नजर आ नहीं रहा। और स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल टैरिफ में आते ही नहीं है। जी हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ में स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे लैपटॉप्स, इन पर कोई भी टैरिफ नहीं है यूएस में। तो इसका कोई बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए टैरिफ है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई ये सोच रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को लॉस हो सकता है स्पेसिफिकली स्मार्टफोन, टैबलेट या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। ऑफ कोर्स इंडिया यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि एक वैल्यू चेन क्रिएट करना हम जैसे बात करते हैं, और इंडिया के पास कुछ रेसिडुअल डिसेबिलिटी मतलब अभी भी है एज कम्पेयर टू वियतनाम, अगर आप देखो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज आप देखो वियतनाम शिफ्ट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़्यादा बेटर फील होता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ईजी सेटअप। तो ग्लोबल कंपनीज ऑफकोर्स चाइना के बियॉन्ड देखना नहीं छोड़ने वाली है, एंड सिचुएशन अभी भी बहुत फ्लूइड है, आगे क्या होगा ये पता नहीं। एंड एप्पल की बात करो, जिनकी बात करो, इंडिया में इनका जो आना जो है यहाँ पे और सेटअप करना अपने मैन्युफैक्चरिंग को, ये डेस्टिन्ड है कि ये ऐसा करेंगे ही करेंगे। तो ओवरऑल बेसिस पे अभी आर्टिकल खत्म हो गया है, तो यहाँ पे हमें यही समझ में आया कि हमारे पास एडवांटेज अभी भी 20% का है, और साथ में एक और एडवांटेज ये है कि टैरिफ हो या नहीं हो, यूएस की कंपनीज डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, जो इंडिया प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। चाहे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करो, इंडिया एक बहुत, मैं कहूँगा, अच्छा कैंडिडेट है अगेंस्ट चाइना और एनी अदर साउथ एशियन कंट्रीज जो ऑल्टरनेटिव हैं यूएस कंपनीज के लिए। अब मैं बात करूंगा ड्रग प्राइस स्लैश की। तो इंडिया की फार्मा कंपनीज को अगर आप देखो ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी नज़र नहीं आ रही है। क्यों नज़र नहीं आ रही है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया और कहा है कि यूएस में जितने भी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनके दाम को ये नीचे लेकर आएंगे, उनके कॉस्ट को कम करेंगे। अब इससे इंडिया पर 2 सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, 2 सीरियस लॉस है हमारा। सबसे पहला तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, अब वो क्या करेंगी, वो ड्रग के प्राइजेस को बढ़ाना चाहेंगी बाकी देशों में, क्योंकि यूएस में 100 रुपये का अगर मैं एक ड्रग बेचता हूँ, अगर वो 50 रुपये का हो गया, तो बाकी दुनिया में जो मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ, दवाइयाँ बेच रहा हूँ, अब मुझे वो महंगी करनी होंगी, क्योंकि मैं अपना रेवेन्यू तो पूरा कम नहीं कर दूंगा और प्रॉफिट को कम नहीं कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है कि इंडिया में और बाकी कंट्रीज में दवाइयों के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में ड्रग एक्सपोर्टर्स, इनको एक प्राइसिंग प्रेशर फेस करना होगा। इंडिया आप देखो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, करीब $40 बिलियन या 30 से 40 बिलियन डॉलर्स के ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो जब
दूसरी कंपनीज को अपने दाम घटाने पड़ेंगे, तो इंडिया का यूएसपी है कि हमारे दाम सस्ते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो हमें हमारे रेट्स को और अट्रैक्टिव बनाना होगा दूसरी कंपनीज के अगेंस्ट। तो ट्रम्प का ये कहना है कि जो इन्होंने ईओ साइन किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल ईओ है। और ऑफ कोर्स जैसे कि वो हमेशा तालियां जरूर बजाते हैं आईने के सामने जाकर जब भी कुछ ऐसा करते हैं, तो उन्होंने करते हुए कहा कि यूएस में एक आम नागरिक को 30 से 80% का फायदा होगा अगर वो दवाइयां खरीदता है, अगर ये बिल पास हो गया तो और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो, जो बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं कि यूएस में लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। एक आम नॉर्मल सी दवाई जो इंडिया में आपको मिल जाती है शायद 20 रुपए में, वहाँ पर आपको 2000 में मिलती है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा गैप है और लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं वहाँ पे। तो निफ्टी फार्मा अगर आप देखोगे तो ये हमें नज़र आया, सबसे पहले तो ऊपर गया था क्योंकि इंडियो पाक टेंशन कम हुए, लेकिन जैसे ये न्यूज़ आई तो हमें ये नीचे जाता हुआ नजर आया। स्पेसिफिकली स्टॉक्स जैसे कि सन फार्मा, ग्लेनमार्क, अजंता फार्मा, ये लगातार नीचे जाते हुए नजर आए। तो मंडे को जैसे ये ईओ आया है जिसमें ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को डायरेक्ट किया गया है कि फॉरेन कंट्रीज को आप यहाँ पे इनके अगेंस्ट एक्ट करो जो स्पेसिफिकली मार्केट प्राइस को अनफेयरली अंडरकट कर रहे हैं और यूएस में प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूएस को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिले। सबसे पहले तो क्यों? क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा परचेजर है और सबसे बड़ा फंडर है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का, तो यूएस को सबसे बेस्ट डील मिलनी चाहिए पूरी दुनिया में, ठीक है। एंड अमेरिकन पेशेंट्स को हम अलाउ करेंगे कि वो ड्रग्स बाय करें डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से एट अ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइस, तो कोई भी मिडल मैन नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और सबसे बेस्ट डील यूएस को मिलना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा आपको यूएस से हो रहा है। तो यूएस के पास लेस देन 5% है दुनिया का पॉपुलेशन, लेकिन ये फंड करता है 75% ग्लोबल फार्मा प्रॉफिट्स को। तो दुनिया का 75% जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल प्रॉफिट्स हैं वो 5% लोग फंड करते हैं जो यूएस में रहते हैं, आप ये सोचिए। तो एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि कंपनीज जैसे कि सन फार्मा को बहुत बड़ा यहाँ भारी नुकसान हो सकता है, स्पेसिफिकली जो ब्रांडेड बिजनेस करते हैं, जिनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं यूएस में। अब आप देख सकते हो कि करीब $650 बिलियन की इंडस्ट्री है यूएस में, फार्मा इंडस्ट्री, जो 5.5% से ज़्यादा के रफ्तार से ग्रो करेगी 2025 से 2030 के बीच में, और ब्रांडेड सेगमेंट यहाँ पे 67% है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स अगर आप यूएस में देखोगे तो 50% तो वो यूएस से ही आता है, इंडिया से ही आते हैं यूएस में। तो क्योंकि 50% इंडिया से आते हैं और उनके दाम अगर 50% घट गए या 30% घट गए तो कहीं ना कहीं हमें भारी नुकसान यहाँ पे लेना पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट्स पे तो बड़ा असर पड़ेगा। तो इसके लिए इंडियन फार्मा को ज़रूर प्रिपेयर रहना होगा। और देखते हैं कि किस तरीके से किस कंपनी पर कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं अभी भी इंसिस्ट करूंगा कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जो 60 to 70% उनका रेवेन्यू जो पैसा है वो एक्सपोर्ट करके आता है अपने दवाइयों को यूएस में। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब मैं कहूँगा बड़े इवेंट्स ट्रिगर कर सकता है अक्रॉस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबली। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। एक और इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, और यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम के साथ। हम लोग वॉर की न्यूज कंज्यूम कर रहे थे, तब तक इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट एफटीए साइन कर लिया यूके के साथ, और ये हिस्टोरिकल है। 2022 से चर्चा चल रही थी और अब जाकर 2022 जनवरी से मैं कहूँगा पूरा 22, 23 और 24 के बाद आधा जब 2025 खत्म हो चुका है तो 4.5 साल ऑलमोस्ट लग गए हमें इस पूरे डील को कंप्लीट करने में। और वहाँ के इलेक्शंस में मैनिफेस्टोज में लिखा हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज के यूके के कि उन्हें ट्रेड डील साइन करके देंगे वो चाइना के साथ अगर वो वहाँ पे आते हैं, सॉरी इंडिया के साथ अगर वो यूके में आते हैं। तो इंडिया का जो ट्रेड डील है यूके के साथ, यहाँ पे काफ़ी सारे रेड लाइन्स क्रॉस किए हमने, और इंडिया ने यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे मेजर सीरियस कंसर्न्स रेज होते हैं, ठीक है। तो कुछ सीरियस कंसर्न्स इस एडिटोरियल आर्टिकल में राइटर लेकर आए हैं। 3 मेजर कंसर्न्स हैं। 3 मेजर कंसर्न में सबसे पहला जो कंसर्न है वो है गाड़ियों को लेकर। इंडिया में आपको पता है कि ऑटोमोबाइल अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो, चाहे आप सेकेंड हैंड करो, आपको काफ़ी बड़ा टैक्स पे करना पड़ता है, टैरिफ पे करना पड़ता है 200%, 300% का। अब यहाँ पे इंडिया ने एग्री कर लिया है यूके के साथ कि ये जो कार की ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़, वो 100% से नीचे लेकर आएंगे 10% पर, और यहाँ पे कोटाज होंगे। तो ये पहली बार इंडिया ने ऐसी कोई डील साइन किया जहाँ पे इस तरीके की चीज़ एग्री की है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स को भी इन्होंने कवर कर दिया, जो इंडिया में ऑलरेडी बहुत नासेंट स्टेज पे है। अभी तक तो हमने इस पर मैं कहूँगा अपनी पकड़ बनाई नहीं है। तो इंडिया को बहुत जल्दी, आप ये देखो, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया से ये डिमांड मिलेगा कि भाई आपने यूनाइटेड किंगडम के लिए अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में
टैरिफ को 10% कर दिया 100% से। तो आपको ये हमारे लिए भी करना होगा, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है हमने। अब यहाँ पे ग्लोबल फर्म्स फिर इंडियन फैक्ट्रीज में क्यों इन्वेस्ट करेंगी? वो अपने होम कंट्री से कार प्रोड्यूस करेंगी, इंडिया में एक्सपोर्ट कर देंगे, सिर्फ 10% का टैक्स है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये किया था। ऑस्ट्रेलिया में ने 1990 में कहा कि जो हम ऑटोमोबाइल इंपोर्ट करते हैं उस पर 45% का टैक्स है, इसे गिरा करके हम 6% कर देंगे। और जैसे ही उन्होंने किया 20 साल में उनकी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई। आज आप एक भी ऑस्ट्रेलियन कार कंपनी का नाम बताओ अगर आपको पता हो। इंडिया का ऑटो सेक्टर भी करीब मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 33% होल्ड करता है शेयर, और करीब 4 करोड़ लोगों को ये जॉब देता है असेंबलिंग लाइन से लेकर के रोड साइड गैराज में। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा बढ़ा तो यहाँ काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा एक सीरियस कंसर्न राइटर ने रेज किया है, वो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का। आपको पता है गवर्नमेंट अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट करती है, टेंडर्स आते हैं हाईवे से लेके डैम बनने के, कंस्ट्रक्शन से लेके डिफेंस तक के। तो काफ़ी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये एक मासिव मार्केट है $600 बिलियन का हर साल, मतलब इंडिया की जीडीपी का 15%। और इस स्पेस को ना इंडिया ने प्रोटेक्ट करके रखा था WTO वगैरह से, और कहा था कि जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर प्रोग्राम है हमारे, उसके तहत हम लोग इंडियन कंपनीज को हमेशा प्रेफर करेंगे कि वो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करें और जीतें। लेकिन ये प्रोटेक्शन को अब डाइल्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक FTA साइन हुआ, जहाँ पे डाइल्यूशन हुआ, जहाँ पे हमने अब साइन किया है ऐसा एग्रीमेंट कि यूके के फर्म्स को हम लोग फार रीचिंग एक्सेस देंगे। करीब 40,000 हाई वैल्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, अब वो यूके की कंपनीज के लिए भी ओपन हो जाएंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ये सारे इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे एक प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन तो ये है कि यूके की फर्म्स को ट्रीट किया जाएगा क्लास 2 लोकल सप्लायर की तरह। क्लास 2 लोकल सप्लायर वो होता है जो सिर्फ 20% अपना प्रोडक्ट जैसे यूके से ओरिजिनेट करेगा, और बाकी सारा, मतलब ये कहाँ से कर सकता है ओरिजिनेट, कहीं से भी बेसिकली। ये ग्रांट करता है यूके की फर्म्स को सेम प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस जो हम इंडिया के सप्लायर को दे रहे हैं, जो 20 से 50% डोमेस्टिक कंटेंट रखते हैं और बाकी सारा बाहर से वो सोर्स करते हैं। तो यहाँ पे फर्म्स क्या कर सकती हैं, अब 80% तक का जो कंटेंट है वो चाइनीज या यूरोपियन हो सकता है इनपुट, जिसमें लोकल सप्लायर स्टेटस का बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन इनके काम ऐसे रहेंगे कि सारा 80% जो सामान है ये सोर्स कर लेंगे बाहर से। यूके की कंपनीज को सेंट्रल जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उस पर भी मौका मिलेगा काम करने का, और ये ट्रैकिंग और विनिंग पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा। ये सिविली यूज़ करेगा इंडिया यहाँ पे इस टूल को, ताकि अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट दे पाए। एक पैटेंट लॉ में कहीं ना कहीं ट्वीक्स आए हैं। इंडिया ने पहली बार किसी भी FTA में ऐसे ऑब्लिगेशंस के बियॉन्ड गया है जो हमने WTO एग्रीमेंट में किए हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे हम अफोर्डेबल मेडिसिन को खतरे में डाल रहे हैं। इंडिया में मेडिसिन, दवाइयाँ अफोर्डेबल इसलिए हैं क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से काफ़ी फेवर मिल जाता है इन्हें, और इससे क्या होगा, बहुत सारी जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिल सकता है इंडिया में। दूसरे हाईलाइट्स क्या है FTA के, कि इंडिया यूके FTA हमारी 15th डील है, और यहाँ पे हम लोग लीगल टेक्स्ट इसका प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पूरा टेक्स्ट आया नहीं है, या सिर्फ हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो पब्लिक डेटा अवेलेबल है, जिसका अभी लीगल टेक्स्ट पूरा आना बाकी है इस FTA के बारे में अगर आप देखोगे। साथ ही साथ ओवरऑल अगर आप देखोगे हमने 26 एरियाज चूज किए हैं, इंक्लूडिंग टैरिफ्स, गुड्स, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो करीब $53 बिलियन का हमारा ट्रेड है यूके के साथ, जिसे हम बूस्ट करना चाहते हैं, और यूके इंडिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा IT और बिजनेस सर्विसेज मार्केट है US के बाद। टैरिफ कंसेशन की बात करें तो करीब $6 बिलियन या 44% जो इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, फुटवेयर, कारपेट, कार, सी फूड, फ्रूट्स, ग्रेप्स, मैंगोज, इन सबको अब फ्री में एंट्री मिलेगी यूके में। इन पे कोई टैरिफ नहीं लगने वाला यूके में, और इसके बदले 750 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स जैसे कि पेट्रोलियम, मेडिसिन, डायमंड्स, एयरक्राफ्ट, ये ऑलरेडी यूके के ड्यूटी फ्री जोन में जा चुके थे, तो इन पे वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इंडिया लिमिट करेगा 90% गुड्स पर टैरिफ, मतलब जो 90% गुड्स हैं जो यूके से आ रहे हैं उस पर टैरिफ एलिमिनेट करेगा, और स्टार्टिंग विद 64% फ्रॉम डे 1। तो यूके के प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैल्मन, लैम, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक्स, ऑटो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी बेनिफिट होगा इन्हें अगर इंडिया यहाँ पे टैरिफ कम कर देता है तो। विस्की और जिन की कंपनीज है यूके में, इनको बहुत फायदा होगा क्योंकि टैक्स 150% से हमने 75% कर दिया, और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि 75% से हम 40% कर देंगे अगले 10 सालों में। सर्विसेज पे भी कंसेशन मिलेगी। अब ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, सर्विसेज पे भी इन्हें कुछ बेनिफिट मिलेंगे यूके के फर्म्स को, जैसे कि अगर वो
इंडिया में काम करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल सर्विसेज, इंडिया में उनको लोकल ऑफिस सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली काम कर सकते हैं। इसके अलावा यूके के बैंक्स एंड इंश्योरेंस विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद इंडियन फर्म्स, और इंडिया हैज कमिटेड टू रिकॉग्नाइजिंग यूके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लॉ और अकाउंटिंग के फील्ड में, दो लीगल सर्विसेज विल रिमेन क्लोज्ड। तो इंडिया ने ये भी एग्री कर लिया कि जो तुम्हारे क्वालिफिकेशंस है ना यूके में, हम इनको भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे इंडिया के प्रोफेशंस की तरह, जैसे कि अकाउंटिंग लेकिन और लॉ, लेकिन लीगल सर्विसेज हम आपके लिए ओपन अप नहीं करेंगे, वो हम क्लोज रखने वाले हैं। बैंक्स और इंश्योरेंस को यूके के ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो इंडिया में जैसे ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ब्रॉड थीम यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इस साल बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन होने वाले, इकोनॉमिकली अगर आप देखो इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल है ये। हमने सबसे पहले तो आप देखो कि यूके के साथ ट्रेड डील साइन किया है, एफटीए, यूएस के साथ ट्रेड डील साइन होना है, ठीक है। तो ये यूएस के साथ जो डील साइन होना है और यूरोपियन यूनियन के साथ होना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील्स रहने वाले हैं इंडिया के हिस्ट्री में, हमें लगता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेबुक बनाना होगा जिसके तहत हम लोग नेगोशिएट करें, डिसीजंस लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हम लोग, एडवांटेजेस अपने लिए ड्रॉ कर पाएँ, हमारे सिटीजन्स के लिए एंड हमारे कंपनीज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।